जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में बच्चों व्यस्त हैं। तो आइए चलिए बच्चों, अब हम ये पद्य साहित्य के इतिहास में आगे बढ़ते हुए आधुनिक काल में सभी युगों को देखते हुए अब नई कविता की ओर बढ़े हैं। आधुनिक काल में हमने भारतीय युग को देखा जो 1850 से 1900 तक चला। उसके बाद हमने द्विवेदी युग को देखा जो 1900 से 1918 तक चला बच्चों। उसके बाद हमने छायावाद युग को देखा जो 1918 से 1938 तक चला बच्चों। अब ये उसके बाद हमने ये देखिए बच्चों छायावादोत्तर, फिर एक नज़र देख लीजिए। फिर उसके बाद प्रगतिवादी युग हमने देखा, ये देखिए 1936 से लेके 1943 तक चला। वही 36 या 38 आप मान सकते हैं लगभग, क्योंकि ये 1918 से 1936 तक आपका 38 या 36 तक चला छायावादी युग। और उसके बाद ये देखिए प्रगतिवादी युग 1943 तक, और 1943 से 1949 तक प्रयोगवादी युग चला बच्चों। और उसके बाद देखिए 1949 अर्थात 50 से निरंतर इधर आप अब नई कविता में प्रवेश कर चुके हैं। नई कविता में आप देखेंगे कि किस प्रकार से किसने विकास प्रारंभ किया, कौन कौन कवि ने कौन कौन सी रचनाओं को लिखा, नए युग में कौन कौन से कवि आते हैं। ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे। और बच्चों नई कविता के द्वारा हमारे पद्य साहित्य का विकास किस प्रकार से हुआ और इसकी विशेषताएं क्या है बच्चों, ये सब हम एक एक करके चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं 1950 से। आगे बढ़ने से पहले बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट, जी हाँ बच्चों, आप जानते हो कि चैनल को सब्सक्राइब आप कर लो और वीडियो को लाइक भी करो और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर भी करो। और बच्चों इस चैनल में आप जुड़े हुए हैं किरण मैम के साथ। इस चैनल के माध्यम से आपको निरंतर कक्षा 9, 10, 11 और 12 4 क्लासेस की जो हिंदी सब्जेक्ट हैं बच्चों, इन विषय को कंप्लीट संपूर्ण पाठ्यक्रम को यहाँ से निरंतर डे बाय डे लगातार बच्चों प्रोवाइड हो रहा है वीडियोज। और आप इसको पढ़िए और इसका पूरा लाभ उठाइए और अपनी हिंदी विषय के प्रति इंटरेस्ट जगाइए, रुचि जगाइए और मजबूत बनाइए हिंदी विषय को। तो चलिए बच्चों, ये हिंदी हमारी मातृभाषा है, अगर यही नहीं मजबूत रहेगी तो फिर आगे और विषय का क्या हल होगा। ये हमारी भाषा है, इसको हमें जानना, किसी भी भाषा को, किसी भी देश की मातृभाषा को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं और नई कविता में प्रवेश करते हैं कि नई कविता में कैसे कैसे विकास हुआ। तो नई कविता युग का संबंध नई कविता पत्रिका से है बच्चों। नई कविता नामक एक पत्रिका है जिसका प्रकाशन जगदीश गुप्त और राम स्वरूप चतुर्वेदी के संपादन में 1954 में हुआ था। ये चीज़ आपको याद रखना है कि नई कविता पत्रिका के संपादक कौन हैं, तो आप कहेंगे कि जगदीश चंद्र गुप्त और राम स्वरूप चतुर्वेदी। ये 1954 में बच्चों प्रकाशित होता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नई कविता आधुनिक वैचारिक रचनाशीलता का प्रतिमान बनकर उभरी। क्या नई कविता जो है वो आधुनिक समय की जो विचारधारा थी, रचनाशीलता थी का एक प्रतिमान बनकर, एक प्रतिरूप बनकर सामने आई, और जिसमें कविता ही नहीं वरन पूरे रचना युग की प्रवृत्तियां प्रकट होती हैं। नई कविता के में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं की गई है, बल्कि मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित इकट्ठा किया गया, संयोजित किया गया है। केवल वीर और श्रृंगार जैसे रसों में जीवन सीमित नहीं रह गया है, बल्कि छोटे छोटे समझे जाने वाले अनुभव कणों की प्रासंगिकता को पहचाना गया। इसमें साधारण चरित्र के वैशिष्ट को नहीं, उसके साधारण जीवन को रेखांकित किया गया, साधारण जीवन को रेखांकित करने का प्रयास किया गया। अब देखिए बच्चों, वही शिल्प के दृष्टिकोण से इसमें नवीन उपमान, प्रतीकात्मकता, बिंबात्मकता एवं भाषा के नए रूप का रुझान दिखाई पड़ता है। नई कविता युग के प्रमुख रचनाकारों में बच्चों रघुवीर सहाय हैं, भारत भूषण अग्रवाल हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, लक्ष्मीकांत वर्मा, ये सब इत्यादि आते हैं। और नई कविता पत्रिका की शुरुआत किसने किया? 1954 में प्रकाशन हुआ। किसने किया? जगदीश चंद्र गुप्त और राम स्वरूप चतुर्वेदी ने किया बच्चों। अब आइए नई कविता से संबंधित हम कवियों को जान लेते, मतलब हम यहाँ पर नई कविता नहीं बच्चों, यहाँ पर जो प्रमुख कवि हैं और उनके काव्य ग्रंथ को जानते हैं। आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक सभी कवियों को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, काव्य ग्रंथ है ये, और ये कवि का नाम है, ध्यान दीजिएगा।
तो पृथ्वीराज रासो ये वीर रस प्रधान है, पृथ्वी चंद्र बरदाई ने लिखा है। खुमार रासो दलपत विजय ने लिखा है, और बीसल देव रासो नरपत नाथ ने लिखा है। बच्चों परमाल रासो जगनिक ने लिखा है। ये टोटल वीर रस प्रधान है। इसी ग्रंथों को देखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल की संज्ञा दी, गद्य काल की संज्ञा दी। वीरगाथा, क्षमा करें बच्चों, वीरगाथा काल की संज्ञा दी। गद्य काल तो इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतीय द्वीप को दिया। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ तक तो आपने आधुनिक काल आदिकाल को पढ़ लिया। अब उसके बाद आते हैं भक्ति काल में। तो बीजक कबीरदास जो कि निर्गुण धारा के हैं, आप जानते हो। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी जो प्रेम मार्गी धारा, निर्गुण काव्य धारा में दो आते हैं, जो कि ज्ञान मार्गी में कबीर जी आते हैं, कबीरदास जी आते हैं, और प्रेम मार्गी में आपके मलिक मोहम्मद जायसी जी आते हैं। कबीर जो कि पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इन्होंने जो संतों के बीच में जगह जगह पर भ्रमण किया और जो संतों की वाणी को सुना, अपनी वाणी से इन्होंने अपने शिष्यों को कहा, बताया, सुनाया सभी चीज़ों को। और इनके शिष्यों ने क्या किया, बीजक नाम से इनकी वाणी को वाक्यबद्ध कर दिया और उसको 3 भागों में विभाजित किया बच्चों। साखी, शबद, रामायणी, जिसको आप पढ़ेंगे रामायणी, शबद और साखी। रामायणी का अर्थ बच्चों रामायण से है, रामायणी का अर्थ रामायण है। शबद का अर्थ शब्द है, और साखी का अर्थ साक्षी का से लगता है। अब देखिए बच्चों, आपने देखा कि जायसी जी ने पद्मावत लिखा, एक ग्रंथ है, महाकाव्य है ये भी। अब मिर्गावती, ये सब इम्पोर्टेंट है बच्चों। कुतुबन ने लिखा मिर्गावती को, नूर मोहम्मद ने इंद्रावती लिखा, और सूरदास ने बच्चों जानते हैं आप, सूरसागर, सूर साहित्य लहरी, सूर सारावली, ये सब सूरदास जी ने लिखा है। रस खान ने देखिए बच्चों सुजान रस खान लिखा है, रस खान ने सुजान रस खान को लिखा है, और कई रचनाओं को इन्हें लिखा है। तुलसीदास आप जानते हैं रामचरितमानस से बहुत प्रसिद्ध हैं। केशवदास आते हैं। सूरदास, तुलसीदास के बाद तीसरे नंबर पर केशवदास का नाम लिया जाता है बच्चों। इन्होंने कवि प्रिया और राम जस चंद्रिका लिखा है, और क्या कहते हैं जहांगीर जस चंद्रिका को लिखा है। इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को लिखा। भूषण कवि आते हैं बच्चों, ये रीत काल के कवि हैं ये। केशव देखिए बच्चों, ये सब अब ये आपने देखा कि आधुनिक काल के कवि थे ये सब। यहाँ पर आपने देखा कि ये सब आधुनिक काल के कवि थे। यहाँ पर एक मिनट बच्चों, ये देखिए ये सब आधुनिक काल के कवि हैं। अब आधुनिक काल के बाद आपका आ गया 2 काल, एक उत्तर मध्यकाल, जो पूर्व मध्यकाल, जो भक्ति काल है। भक्ति काल के कवि देखिए, ये सब भक्ति काल के कवि हैं बच्चों, ये सब यहाँ तक। अब ये आ जाते हैं केशवदास बच्चों रीत काल के कवि हैं। केशवदास शुरुआत हो जाता है, परिवर्तन माने जाते हैं केशवदास रीत काल के। ये सब केशव हो गए, भूषण हो गए, मतिराम, बिहारी। हमने आपको ट्रिक से भी इनके सभी कवियों को बच्चों आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। जैसे रामदास के पद मणि आभूषण से बद्ध हैं, रामदास के पद मणि आभूषण से बद्ध हैं बच्चों। इसमें चिंतामणि भी आते हैं, यहाँ पर लिखे नहीं है पर चिंतामणि भी आते हैं। राम से मतिराम हो गए, देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद में केशवदास आते हैं दास से, और पद से बच्चों देखिए पद्माकर आते हैं। पद से यहाँ पर पद्माकर भी नहीं दिए, पर पद्माकर भी है रीत काल की। और रीत काल में बच्चों रीतबद्ध काल के हैं, रीत काल में बद्ध हैं। तो यहाँ पर इसीलिए हमने इसको एक सेंटेंस में लिख दिया कि रामदास के पद मणि आभूषण से बद्ध हैं। रामदास के पद बच्चों आप इसको लिख लीजिए, रामदास के पद मणि आभूषण से बद्ध अर्थात रीतबद्ध कवि हैं, बद्ध हैं, यानी कि आभूषण से भूषण हो गए, दास से केशवदास हो गए, राम से मतिराम, मणि से चिंतामणि, पद से पद्माकर बच्चों। इस तरह से आप 4-5 कवियों को, रीतकाल के कवियों को आप याद कर सकते हैं आसानी से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों हम, और देखते हैं इसी तरह से हम एक्सप्लेनेशन करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ें, ताकि आपको चीज़ें काफ़ी समय तक याद रहें। आप इसको ध्यान से सुनिए
अब आपने देखा कि रसखान ने, सुजान रसखान और गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस और केशवदास, ये सब रीतकाल के कवि हैं। केशवदास से इधर, क्योंकि केशवदास रीतकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं, ये संधि युग में आते हैं। जब आपका भक्ति काल समाप्त होता है और रीतकाल प्रारंभ होता है बच्चों, तब ये केशवदास आते हैं वहाँ पर। अब भूषण ने लिखा शिवराज भूषण शिवा बामनी, और मतिराम ने लिखा रसराज और ललित ललाम मतिराम। बिहारी सस्सई, ये बिहारी सस्सई से 791 इन्होंने दोहे लिखे थे और इसी से हम प्रसिद्ध हैं। देव शतक और भाव विलास। भारतेंदु हरिश्चंद्र का बच्चों आप जानते हैं, प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, बहुत सारा इनका बच्चों कविता है, कहानी है, नाटक है। अब देखिए बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, मयंक महिमा और हार्दिक हर्षोदर्श, ये बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन का है। मयंक महिमा, हार्दिक हर्षोदर्श, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए प्रताप नारायण मिश्र, प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, जगमोहन, श्यामा सरोजनी, ऋतु संहार, अंबिका दत्त व्यास, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पावस पचासा, सुरभि सत्सई, ये सब बच्चों जो अंबिका दत्त व्यास हो गए, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह हो गए, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए, ये देखिए बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन हो गए, ये सब बच्चों भारतेंदु युग के कवि हैं। भारतेंदु आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन से भारतेंदु युग के कवि नहीं हैं, तो 3 इनमें से दिए रहेंगे और 1 किसी अन्य युग के दिए रहेंगे। तो ये याद रखिएगा बच्चों, ये भारतेंदु युग के कवि हैं अंबिका दत्त व्यास, जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन और भारतेंदु हरिश्चंद्र। और बच्चों राधाचरण गोस्वामी भी इसी युग में आते हैं, यहाँ पर लिखे नहीं हैं। अब देखिए बच्चों अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, प्रिय प्रवास, रस कलश, इम्पॉर्टेंट है ये। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, प्रेम पचीसी और करुणा कादम्बनी, राम नरेश त्रिपाठी, मिलन और पथिक, क्लास 10 में आपके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इन्होंने कविता है इनकी बच्चों, राम नरेश त्रिपाठी की, क्लास 10 में। और माखनलाल चतुर्वेदी को देखिए बच्चों, इन्होंने हिम किरीटनी, हिम तरंगणी लिखा है। बाल कृष्ण शर्मा नवीन ने उर्मिला और कुमकुम लिखा है। श्रीधर पाठक ने कश्मीर सुषमा और भारत गीत को लिखा। मुकुरधर पांडे ने कानन कुसुम प्रेम प्रबंध बंधन को लिखा। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने उद्धव शतक और गंगा अवतरण को लिखा। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी और झरना को लिखा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अनामिका और गीतिका को लिखा है। सुमित्रानंदन पंत ने पल्लव और ग्रंथि को लिखा। महादेवी वर्मा ने निहार रश्मि को लिखा है। रामधारी सिंह दिनकर ने रेणुका और हुंकार को लिखा है। हरिवंश राय बच्चन ने निशा निमंत्रण और मधुकरस को लिखा। इसी तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। रामधारी सिंह दिनकर, रेणुका, हुंकार, उर्वशी और उजली आग, अर्धनारीश्वर, ये सब इन्हीं की रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा निहार, रश्मि, यामा, नीरजा, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, ये सब महादेवी वर्मा का है। और सुमित्रानंदन पंत पल्लव, ग्रंथि, वीणा, इगवाड़ी और बहुत सारी रचनाएं हैं बच्चों। आपको ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा याद करना, जो यहाँ पर दिया हुआ है बस उसी को आप याद कीजिए। रामेश्वर शुक्लांचल ने अपराजिता, किरणवेला और नरेंद्र शर्मा, ये सब आपको याद करना पड़ेगा बच्चों। और क्वेश्चन आंसर के माध्यम से ये सब आपको आगे मिलेंगे। तो द्रौपदी प्रभात फेरी नरेंद्र शर्मा ने लिखा। नागा अर्जुन को प्यासी पथराई आँखें और युगधारा। नागा अर्जुन, प्यासी पथराई आँखें, युगधारा। केदारनाथ अग्रवाल, नींद के बादल और युग की गंगा। शिव मंगल सिंह सुमन, प्रलय सृजन, जीवन के गान। त्रिलोचन, धरती मिट्टी की बारात, त्रिलोचन की है। अज्ञा ने लिखा बच्चों की बावरा अहेरी, हरी घास पर क्षण भर, अरियु प्रभामयी और पहले मैं सन्नाटा बोलता हूँ, और इसी प्रकार से कई और रचनाओं को इन्होंने लिखा है। मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध बच्चों, चांद का मुँह टेढ़ा और भूरी भूरी खाक धूल, गजानन माधव मुक्तिबोध का है। भवानी प्रसाद मिश्र का बच्चों गीत फरोज और कमल के फूल। धर्मवीर भारती आप जानते हैं, कनुप्रिया, ठंडा लोहा और ठेले पर हिमालय, कहनी अनकहनी, ये सब धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। शमशेर बहादुर सिंह की रचनाएं चुका भी नहीं हूँ मैं और इतने पास अपने, चुका भी नहीं हूँ मैं और इतने पास अपने। अब देखिए बच्चों कुंवर नारायण, चक्रव्यूह आत्मजयी, रघुवीर सहाय, सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध, श्रीकांत वर्मा, दिनारंभ, माया दर्पण, लक्ष्मीकांत वर्मा, आतुकांत, तीसरा पक्ष, धूमिल, संसद से सड़क तक। धूमिल का है संसद से सड़क तक। अब देखिए बच्चों
आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे आपको प्रश्नोत्तर की श्रृंखलाओं की ओर लेके चलेंगे। हमने सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है बच्चों। देखिए, नई कविता आज हमने पढ़ लिया। नई कविता को पढ़ने के साथ साथ अन्य कवियों को, ये देखिए छायावाद को पढ़ लिया। ये सब आधुनिक युग के डिवीजन है। ये देखिए बच्चों, आधुनिक युग के समय डिवीजन है। भारतेंद्र युग, देखिए भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी और फिर नई कविता। इतना हमने कंप्लीट कर लिया। क्षमा करें बच्चों। तो देखिए, ये हमारा पद साहित्य का इतिहास कंप्लीट हुआ। हमने देखिए उत्तर मध्यकाल जिसे रीतकाल कहा गया और पूर्व मध्यकाल जिसे क्या कहते हैं भक्तिकाल कहा गया। भक्तिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहले 2 भागों में और फिर 2 और उपभागों में अर्थात 4 भागों में डिवाइड किया। ये सब डिवीजन बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा। देखिए बच्चों, ये सब आपको एक नज़र ऐसे झलक दिखाते जा रहे हैं। आप देख लीजिए, वीर काव्य, प्रबंध काव्य, साहित्यिक प्रबंध, ये सब हमने पढ़ लिया है। और ये सारी चीज़ें बच्चों प्लेलिस्ट में डाउनलोड है। आपको प्लेलिस्ट का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप वहाँ पर जाइए और एक एक करके चीज़ों को निरंतर शुरू से आगे, क्योंकि प्लेलिस्ट से पढ़ने का फ़ायदा ये होता है बच्चों कि आपको क्रम वाइज चीज़ें मिलती जाएंगी, सीरियल वाइज, कभी यहाँ ऐसा नहीं मिलेगा। आपको पहला वीडियो पढ़ेंगे, जस्ट उसी के बाद दूसरा, तीसरा, निरंतर क्रम वाइज आप वीडियोस पढ़ते जाएंगे और उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न उत्तर श्रृंखला की ओर। ये पद्य साहित्य का हमने गद्य साहित्य को पढ़ लिया है बच्चों और उससे संबंधित प्रश्नोत्तर को भी सॉल्व कर लिया। आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से। बहुविकल्पीय प्रश्न भी था और लघु उत्तरीय भी प्रश्न था। अब आइए बच्चों, अब हम इससे संबंधित पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में प्रश्नोत्तर को। तब चीज़ें और क्लियर होंगी कि हाँ हमारे परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे और इसमें से टोटल को मिलाकर 5 अंक के प्रश्न होंगे बच्चों। 5 आपके ये पद साहित्य से और 5 ही नंबर आएंगे बच्चों गद्य साहित्य से। कुल मिलाकर टोटल आपका 10 नंबर हो गया। ये 10 नंबर की उनका मैटर है, इसलिए इसको फोकस करिए। और ये आपके प्रश्न पेपर पे पहले ही पेज पे रहेगा बच्चों। फर्स्ट फ्रंट पे आपको यही सारे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देंगे। आपको सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर जैसे आ बासा करके लिखा रहेगा इस तरह से। अब उसमें से जो आपको सही लगेगा उसी को आपको लिखना है। मान लीजिए पहले का आंसर है सा, तो आप सा लिखेंगे और सा के आगे वही आंसर लिख देंगे बस कॉपी में, आंसर कॉपी में। इसी तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो चलते हैं बच्चों, आगे आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और चलते चलते बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट, जी हाँ बच्चों, आप जानते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करने का पूरा प्रयास करें बच्चों। जय हिंद।